हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की कृतिका का 3rd चैप्टर साना साना हाथ जोड़ के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोग इस पाठ के पीछे की चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें कहानी में। और ये जान ही रहे आप लोग कि इसमें ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका मधु कांकरिया जी ने सिक्किम की यात्रा की है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की। इस क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यानी लेखिका जो है मैदानी भागों की जीवन और पहाड़ी भागों का जीवन, इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है तो क्या पाती है कि हर जगह जो है एक ही कहानी है, एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ और मेहनत करने वाले, खून पसीना जलाने वाले एक तरफ। यानी उसे कुछ अंतर नहीं लगता, मैदानी भाग और चाहे पहाड़ी भाग, यानी कहीं पर भी सब जगह एक जैसा है। सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव यानी कमियां, यातना, पीड़ा, वंचना व्यक्त करना, ये सारे जो है एक तरफ है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। तो मणि और जितेन सहयात्री, उनकी मणि और जितेन जो था वह उनका ड्राइवर कम गाइड था। उनकी गाड़ी भी वही चला रहा था, उनको गाइड भी वही कर रहा था। तो जितेन खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। यानी उनका जो गाइड था जितेन, उनको ये कहने लगा कि मैडम आप यहाँ पे आई हैं और यहाँ पर आप जनता को देखने नहीं आई हैं, क्योंकि ये तो हमारे भारत की जनता है और यह कहीं पर मिल जाएगी, लेकिन ये आप पैसे दे करके यहाँ पर पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए आई हैं, न कि इस जनता को। तो यहाँ पर आप पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन की प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, वेस्ट एट रिपेइंग। देखिए, वेस्ट एट रिपेइंग का अर्थ है यानी ज़्यादा काम के बदले कम लेना। यानी ये जो जनता है ये अपना ज़्यादा कुछ देती है, यानी अथक परिश्रम करते हैं, जिसके बदले में उनको कम ही मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट एट रिपेइंग। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी उनके मुस्कुराने से जो श्रम सुंदरियाँ, यानी जो काम करने वाली युवतियाँ थीं, उनके खिलखिलाने पर वहाँ का जो वातावरण था, जो खंडहर था,
खंडहर यानी जिन पत्थरों को तोड़ तोड़ करके वह रास्तों को चौड़ा बना रही थी, तो उस खंडहर में मानो जो है वो ताजमहल बन गया हो। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? देखिए, ये जितेन बता रहा था कि बच्चे प्रतिदिन जो है इसी तरह 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके जो है वह स्कूल जाते हैं। इस पर लेखिका ने पूछा, भाई क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मणि यानी मणि जो थी वो कौन? वो उनकी सहयात्री। तो मणि के पूछने पर जितेन जो है वो हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। चिकना और बर्फीला नहीं मिलेगा। बर्फीला यानी यहाँ वर्बीला है। वर्बीला का अर्थ जो है वह बढ़े हुए पेट वाला यानी तोंद वाला, जो खा पी के सिर्फ बैठे और बैठकर उसकी तोंद निकली हुई हो। यानी भाई पहाड़ का जीवन है, सबको श्रम करना पड़ता है। किसी भी एक चीज़ के लिए उसको पहाड़ों पर जो बसे हैं उनको नीचे आना है, नीचे से पानी लेकर के या अन्य सामान लेकर के फिर ऊपर चढ़ना है। तो तोंद कहाँ से रहेगी? तो वर्बीला का अर्थ होता है बढ़े पेट वाला। वही उसको बताता है कि यहाँ कोई भी आपको चिकना और वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी यानी जो पालतू पशु हैं उनको चराते हैं। पानी भरते हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे यानी पतले होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। यानी जीप जितना ही चौड़ा यानी पत्थरों में रास्ता पहाड़ों को काट के बनाया जाता है, तो उतना ही कटा था जितने से कि गाड़ी जो है वहाँ से निकल सके। कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे स्लोगन लिख करके वहाँ पे जो है लगाए गए थे कि धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, रास्ते सकरे हैं। जैसा कि हम और आप लोग देखते भी हैं कि रास्तों में जगह जगह जो है अलग अलग सिंबल, अलग अलग निशान बने होते हैं कि यहाँ खतरा है, यहाँ तीव्र मोड़ है। तो वैसे ही वहाँ पर भी जो है जगह जगह ये लिखा गया था कि भाई धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर, मैन इंटर अराउंड, यानी भाई ध्यान दे, इधर प्रवेश करते हुए चारों तरफ ध्यान दे, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं
दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतों गायों को चराकर कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। खींचा का अर्थ है यानी कि फिर एक दृश्य ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू यानी सिक्किम परिधान, वहाँ का जो विशेष वस्त्र है, परिधान है, तो उसको बोकू कहा जा रहा है, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। यानी कौन सा दृश्य जो था वह लेखिका को एक बार फिर अपनी तरफ खींचा यानी आकर्षित किया। वह दृश्य यह था कि नीचे जो है चाय के हरे भरे बागानों में युवतियाँ जो है बोकू पहने वो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उसका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने कह रहा नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, यानी सभी युवतियाँ थी, जवान थी, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, यानी मेहनत से उनके चेहरे और भी लाल हो गए थे। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यानी इतनी सुंदरता प्रकृति को देख करके और उस प्रकृति में उस चाय के हरे हरे बागानों के बीच में वह युवती जो है जो लाल रंग का बोकू पहने सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी, उसकी आभा की लेखिका जो है वह मंत्र मुग्ध हो गई और अचानक ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी कि भाई इतना अधिक सौंदर्य मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी उसके लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, एक बस्ती थी, वहाँ का एक स्थान है सिक्किम का, उसका नाम है लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं
दर्शन बन गया था। यानी वहाँ की सुंदरता ने एकदम लेखिका को मोहित कर लिया था और वह उस प्रकृति में रह करके इस प्रकार का अनुभव कर रही थी कि कहीं न कहीं मनुष्य जो है इसके साथ खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। यानी उसने ऐसा अपराध किया है कि उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुँचे। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल यानी जिसको विष कहते हैं, हलाहल का अर्थ जो है वह विष है, जहर है। सारी तामसिकताएं का अर्थ है जो तामसिक जो विचार भावनाएं होती हैं, गुण होती हैं, उनको जो है तामसिकता कहा जाता है। तो तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने काला कंबल ओढ़ लिया था, यानी अंधेरा हो चुका था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्र की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। यानी उनसे इतने सुंदर नृत्य की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी जितना सुंदर नृत्य उनकी सहेली मणि ने किया, और सभी उनके नृत्य को देख करके अवाक रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। यानी लेखिका यह महसूस नहीं कर सकती थी कि उसे इतने आनंद की अनुभूति जो है वह क्यों हो रही है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के भाग को लेकर के फिर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।